जी स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे जो इंडिया के अंदर हुई आफ्टर खिलाफत मूवमेंट, यानी 1921 से ऑनवर्ड क्या क्या ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराया और किस तरह से इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज ने उस पर रिएक्ट किया और क्या रिस्पॉन्सेस सामने आए। खिलाफत मूवमेंट का कंक्लूड तो यही हुआ कि जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा ने ख़त्म कर दी खिलाफत तुर्की के अंदर, तो फिर उस मूवमेंट को चलाने का यहाँ कोई मकसद नहीं रहा था। लेकिन इस मूवमेंट ने हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए जो हमने स्टडी किए। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को फैसिलिटेट करना चाह रही है और वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें साइमन कमीशन आया और उस पर दो डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई, नेहरू की तरफ से और मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। तो साइमन कमीशन जो था ये रिफॉर्म्स लेकर आया था। हाँ जी, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ किस्म के जो है एक्ट्स इंट्रोड्यूस कराती रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 स्टेटेड दैट अ कमीशन वाज टू बी सेट अप आफ्टर 10 years to inquire the working of Montagu-Chelmsford reform। जो रिफॉर्म्स के 10 साल के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था और उसके बाद जो है 10 साल के बाद मजीद यानी कि 1929 में नई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई जानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी फियर टू लूज पावर टू लेबर पार्टी दस ब्रॉट डेट ऑफ साइमन कमीशन फॉरवर्ड टू 1927। यानी वो थोड़ा सा पहले ले आए कि हम अपने तौर पे यहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से आगे चल रही हैं और हुकूमत किस तरह से इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कायम किया रखा जा सकता है। जब 1927 के अंदर ये सर साइमन जॉन साइमन की सुपरविजन के अंदर 7 मेंबर्स की एक कमेटी इंडिया तशरीफ लेकर आई, इंडिया आई, तो उन्होंने जो सिचुएशन थी उसको स्टडी करना था और मुख्तलिफ जो पार्टीज थी उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मीटिंग करके एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी थी। लेकिन जब साइमन यहाँ पर आता है तो इंडिया के अंदर हर तरफ गो बैक साइमन की आवाज़ें सुनाई देती आती हैं। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हर तरफ नारे लगाए गए गो साइमन बैक गो बैक साइमन। इस वक्त में मुस्लिम लीग को एक बुरा वक्त देखना पड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक लीग जो थी क्या कहना था कि हम साइमन कमीशन का बाइकआउट करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से का कहना था कि नहीं, हमें इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हमें अपने पॉइंट सामने लेकर आने चाहिए। बहरहाल कमीशन यहाँ पर आया और हम ये देखते हैं कि नेहरू ने भी अपनी जगह पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए और जिन्ना भी जो है वो अपने पॉइंट्स देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हम जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने शिमला डेपुटेशन के अंदर पढ़ा कि मुसलमानों की डिमांड थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाह रही हैं। इसी तरह से लखनऊ पैक्ट के अंदर भी मुसलमानों ने इसी बात पे फोकस किया और ये जो उनका डिमांड थी, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, वो कबूल भी किया गया, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, अब यही बात जो थी हम आगे भी लेके जाना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से हम इंडिया के अंदर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो साइमन कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई और एक रिकमेंडेशन दी कि हम जो सूबों के अंदर डायरकी सिस्टम है उसको ख़त्म कर देंगे। डायरकी सिस्टम का मतलब ये है कि दो तरह की हुकूमत, एक गवर्नर चलाता है और एक वजीर आला, यानी एक डायरेक्ट हुकूमत है और एक इनडायरेक्ट है। अब सिर्फ डायरेक्ट रहेगी। दूसरा, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर रिड्यूस की जाएंगी और प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर्स दी जाएंगी। फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या टाइप है, इसको डिटेल्स हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर से ये बता दें, फेडरल गवर्नमेंट जैसे पाकिस्तान के बारे में आपने अक्सर सुना है कि पाकिस्तान एक वफाक है, ये फेडरल गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बाकी कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देती हैं।
और द राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंडेड टू मोर पीपल, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राइट्स देने की कोशिश की जाएंगी, लोगों को वोट का राइट दिया जाएगा ताकि वो अपनी जगह मुकम्मल तौर पे इंजॉय कर सकें अपने राइट्स को। और इसके अलावा सिंध, हाँ एक बात इसमें की कि सिंध को अभी हम ग्रांट नहीं दे रहे कि सिंध सूबा एक अलग सूबा बने, और अभी इस डिमांड को भी वो निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि केपी के यानी फ्रंटियर प्रोविंसेस को भी सूबे का दर्जा दिया जाए, ये भी निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ डिमांड्स थी। जब साइमन की रिपोर्ट सामने आती है तो ही हैज़ टू फेस अ ग्रेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल political parties of India, especially Nehru was too much against this report. वो बहुत ज़्यादा इसके मुखालिफ हैं और वो कहते हैं कि साइमन कमीशन बीइंग रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर इसकी रिजेक्शन का एजेंडा पेश किया जाता है। सेटअप की जाती है, कमेटी बनाई जाती है मोतीलाल नेहरू के तहत, जो कि अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इंडिया के स्टेटस के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में बताएगी कि रिकमेंडेशंस देगी मुख्तलिफ की। इसी तरह से दिस रिपोर्ट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमेन ये होता है कि एक तो अपने लोग खुद हुकूमत करें और एक रॉयल गवर्नमेंट यानी किंग्स की गवर्नमेंट हो जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के तौर पे काम करेगी। और in this report not a single demand of the Muslims was supported, unfortunately ये this was very 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 wrong कि कोई भी मुसलमानों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दी गई थी, मुसलमानों को कोई सपोर्ट नहीं दी गई। इसी पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेहरू की ये रिपोर्ट से अंदाज़ा होता है कि इंडियन की जहनीत कैसी थी और मुसलमानों को किस तरह से सब्जुगेट करना चाह रहे थे और सारे राइट्स खुद इंजॉय करना चाह रहे थे और मुसलमानों को अपना गुलाम बनाना चाह रहे थे। इसीलिए कायद मोहम्मद अली जिन्ना सामने आते हैं एंड जिन्ना टोटली reject the Nehru report, and he proposed his own 14 points for safeguarding the rights and interests of the Muslims in any future constitution of the country. और वो कहते हैं कि जी कायद-ए-आज़म ने जब जो 40 पॉइंट दिए वो हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे और बेहतर तरीके से मुसलमानों के राइट्स की बात और कहाँ सिर्फ ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि मिनॉरिटीज़ के राइट्स की भी बात की। कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर देखें तो इस पर इट वॉज कंप्लीट एजेंडा। जिन्ना का विजन नज़र आता है, जिन्ना की पर्सनैलिटी इसके अंदर नज़र आती है और नज़र आता है कि जिन्ना एक ऐसे लीडर हैं जो दूसरों को भी राइट्स देना चाह रहे हैं, इन कंट्रास्ट टू नेहरू रिपोर्ट जिसमें टोटली मिनॉरिटीज़ को एंड स्पेशली मुस्लिम्स जो एक ह्यूज मेजॉरिटी में थे उनको डिनाई किया जा रहा था। जिन्ना ने कहा कि जो ये नेहरू रिपोर्ट है इस द पार्टिंग ऑफ वेज, ये रस्ते अलग कर रही है और अब हमारा फ्यूचर इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिन्ना स्टेटेड इट एज द parting of the ways and he did not want anything to do with the Indian National Congress in the future. And in March 1929 at the annual session of All India Muslim League he declares his 14 points और फिर उन्होंने अपने 14 पॉइंट जो थे वो नेहरू रिपोर्ट्स की जो चंद एक प्रपोजल थे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। इंडिया शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमेन, कि इंडिया को एक डोमेन का स्टेटस दिया जाएगा। देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और बाकी प्रोविंसेस होंगे। इंडिया शुड हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये है कि यहाँ पर या तो वाइसराय और गवर्नर जनरल के दरमियान इख्तियारात तकसीम होंगे या सदर और वजीर आजम के दरमियान इख्तियारात की तकसीम की जाएगी। और देयर शुड बी, इसके साथ उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे बल्कि ज्वाइनिंग रेट्स होंगे। और दे शुड बी बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जैसे इस वक्त हमारे यहाँ सेनेट और कौमी असम्बली है, इसी तरह से उन्होंने भी कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेट है तो यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए, यानी एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो जिसके तहत जो है हुकूमत की जाए। और
सिस्टम ऑफ वेटेज भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, नहीं सॉरी, सिस्टम ऑफ वेटेज फॉर मिनॉरिटीज शुड बी रिजेक्टेड। उन्होंने वो जो वेटेज वाली बात जो हमने शिमला डेपुटेशन में पढ़ी थी, आपको याद होगी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। नेहरू रिपोर्ट में वो सारे पॉइंट्स, वो सारा एजेंडा रिजेक्ट कर दिया गया जो किसी ज़माने में लखनऊ पैक्ट के अंदर कबूल किया गया था, जो मुसलमानों की एक बड़ी दरीना और बड़ी मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही लिस्टिमेट उनका राइट था, जिसको नेहरू रिपोर्ट में टोटली डिनाई कर दिया गया। इसमें ये था कि रिजर्वेशंस ऑफ मुस्लिम सीट शुड बी मेंटेन। इसमें कहा गया कि नॉट बी मेंटेन, मुस्लिम्स को कोई सीट नहीं देनी चाहिए। मुस्लिम शुड एंजॉय 1/4 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। हाँ, ये बात हमारी एक मान ली गई यहाँ पे। NWF के हवाले से भी should be given full provincial status. हिंदी should be made the official language of India. अब आप देख सकते हैं कि हिंदू किस तरह से सोच रहे हैं, और वो जो बात सर सईद अहमद खान ने 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद कही थी, वो किस हद तक सच साबित होती दिखाई दे रही है कि हिंदूज कभी भी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, और जब भी उन्हें चांस मिला वो मुसलमानों को कारी ज़रब लगाएंगे। एंड वंस अगेन इट हैज़ बीन प्रूव्ड through these points of Nehru report. And Jinnah, what was the reaction of Jinnah over Nehru report? ठीक है, and obviously मैंने पढ़ा है, आपने सुना है, और जिन्ना उस वक्त मौजूद थे, एक कंटेम्प्रेरी लीडर के तौर पर मौजूद थे। व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनका यहाँ पर नज़र आता है, और वो कहते हैं कि जी आई टोटली refused to accept Nehru report. It was just a murder of the Indian Muslims, and he said it's a grave, Nehru report is a grave destiny for the Indian Muslim. So जिन्ना जो है नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट्स पेश करते हैं, and he said that Jinnah wanted separate Muslim electorate in the Indian government so that Muslims could have representation of 1/3 in every decision made by the government of India. While the Nehru report said that there should be joint electorates, which was automatically declared as against the Muslims of India, and they opposed it. Urdu was the official language of Muslims in India from a very, very long time, and they recognized it a language for the Muslims after Arabic. The Nehru report said that Hindi should be made the official language of India, which was rejected by all the Muslims, and it was against their choices, and instead they wanted Urdu in place of Hindi. Jinnah wanted to establish Urdu as the official language, and he was right. He was right. तो वो अपनी जुबान के बारे में बात करें, अपने राइट्स के बारे में बात करें, और वो नेहरू का वो मुतालबा भी रिजेक्ट कर देते हैं। एंड देन जिन्ना वांटेड फुल प्रोविजनल ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम्स, यानी जिन्ना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम्स प्रोविंसेस हैं वहाँ पर मुसलमानों को पूरी प्रोविजनल ऑटोनॉमी हासिल हो। वाइल द नेहरू पे सेट द पावर रिमेन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि नेहरू जो है वो कह रहे हैं कि सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हो। दिस मीन्स दैट द हिंदूज वर इन मेजॉरिटी एंड दे वुड विन द इलेक्शंस being the central government. This would result in Muslims being suppressed and permanently in the minority. और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मिनॉरिटीज़ के राइट की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ वो जो है वो सारे राइट्स जो हैं हिंदुओं को दिए गए हैं, और सारे इलेक्शंस में हिंदू जो है प्रोमिनेंट होते हुए दिखाई देते हैं। Jinnah suggested 3 amendments to the Nehru report, but these were rejected by the Congress. It clearly showed that the Congress was not sincere with the Muslims. और ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम्स के साथ सिंसियर नहीं है। To restrict Nehru from doing so, Jinnah produced 14 points which covered all aspects of Muslims' interest. और नेहरू जो है वो के जो पॉइंट्स वो सारे सारे रिजेक्ट कर देते हैं, और जो जिन्ना हैं वो मुसलमानों के हक में पॉइंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके जो बेसिक पॉइंट्स थे 14 पॉइंट्स के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। Number 1, the form of the future constitution should be federal with the residuary power vested in the provinces. ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही थी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहिए। ऑब्वियसली एक बड़ा
मल्टाई एथनिक, मल्टाई नेशनल किस्म की और मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, डाइवर्स यूटी है कल्चर के अंदर। तो बेहतर ये है कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए और फेडरल गवर्नमेंट अपनी कुछ इख्तियारात रखते हुए इसको एक ऑटोनमस बॉडी बनाए। यूनिफॉर्म मेयर्स ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, और सबको यूनिफॉर्म ऑटोनॉमी दी जाए। यानी ये नहीं कि जो हिंदू प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी का स्टेटस और तरह से हो, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी के प्रोविंसेस हैं वहाँ पे ऑटोनॉमस स्टैंडर्ड डिफरेंट हो। कायदे ने यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रखा, एंड ही सेड दैट कि सबको एक जैसी ऑटोनॉमी दी जाए। नंबर 3 पॉइंट जो था उनका ये था कि ऑल लेजिस्लेचर इन द कंट्री एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality. तो इसमें यह था कि मिनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स दिए जाएं, उनको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी जाए मिनॉरिटीज़ को, उसमें किसी किस्म का उनके साथ जो है उनको माइनस ना किया जा रहा हो या उनकी पावर्स किस तरह से रिड्यूस ना की जा रही हो, और ये ना हो कि कहीं मेजॉरिटी जो है वो मिनॉरिटी के ऊपर हावी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर डेफिनेट प्रिंसिपल होना चाहिए इस हवाले से। इसी तरह से उन्होंने एक और बहुत अहम बात जो वो की जो वो 4th पॉइंट के अंदर करते हैं कि इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3, कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर बाकी 2/3 मेजॉरिटी में है लेकिन मुसलमानों की एक मेजॉरिटी होगी तो वो कहीं ना कहीं कानून बनाने में अपनी रिप्रेजेंटेशन लेकर आएंगे, अपने हकूक़ की बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम तरीन पॉइंट था कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स का। फिर वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप शैल कंटिन्यू टू बी सेपरेट इलेक्टोरेट provides that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. अब वो यहाँ पे एक बड़ा डिसेंट से तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे कम्युनल ग्रुप हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, कहीं पर हिंदूज हैं। तो अगर जो भी चाहता है सेपरेट इलेक्टोरेट तो वो उसको कर सकता है, और जो चाहता है कि वो जॉइंट में रहना चाहता है तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट भी कर सकता है। यानी किसी भी किस्म की जो वो मिनॉरिटीज़ हैं, और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करें कि जिनाह सिर्फ मुस्लिम्स को फोकस नहीं कर रहे बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ को फोकस कर रही हैं, और उनका विजन कितना ब्रॉड है कि वो इन सब को लेकर साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिनाह को इस हवाले से बड़ा बेहतरीन समझा जाता है कि उन्होंने इस तरह से बात किया और मुसलमानों के अलावा दीगर लोगों की राइट्स की बात भी की। फिर हम देखते हैं कि जिनाह के जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें जो 6 नंबर पे पॉइंट था वो ये था कि एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP provinces. उन्होंने कहा कि जो टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी वक्त इस तरह से इफेक्ट ना की जाए, इस तरह से रीडिवाइड ना की जाए कि उससे मुस्लिम मेजॉरिटी स्पेशली पंजाब, बंगाल और NWF की मुतासिर हो। और हैरान कुन बात यह है कि जिनाह ने ये बात 1929 में की है, और हम ये देखते हैं कि 1947 में जब रेडक्लिफ अवार्ड आता है तो वो पंजाब और बंगाल की डिवीजन अनफेयर करता है। जिनाह को जो खौफ था यहाँ पे वो खौफ पूरा होता है, और वो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश जो थे वो जानते थे, ब्रिटिश ये जानते थे ये किस तरह से पाकिस्तान को वीक किया जा सकता है। बहरहाल वी आर नाउ एट एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी कि किस तरह से हिंदू रवैये, नेहरू रिपोर्ट हमें इस चीज़ पे अर्ज करती है कि हम 2 कौमें हैं और हमें एक अलग इंडिपेंडेंट रियासत के लिए काम करना है और कोशिश करनी है। Full religious liberty shall be granted to all communities. Once again, you can see a difference, a big difference, a big comparison between Nehru report and 40 points. How Muhammad Ali Jinnah is expressing his beliefs towards all religious liberties. वो यहाँ पे
उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स को लिबर्टी दो, बल्कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी और सबको रिलीजियस लिबर्टी देनी चाहिए। तो किसी को भी नहीं यहाँ पर जो है कि ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात की, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से सबके राइट्स की बात की है। इसी तरह से वो कहते हैं कि नो बिल और रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कमेटी इन दैट बॉडी अपोज द बिल। और अब अगेन वो कितनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल पास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन पास नहीं होनी चाहिए जिसमें सिर्फ जो है वो कोई एक कम्युनिटी भी अगर उसके खिलाफ है और वो उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जिन्ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबको। और नंबर 9 पे था सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि सिंध में मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और बॉम्बे और के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सूबा बना हुआ था और मुसलमानों के राइट्स जो थे वो डिनाई हो रहे थे। एंड ही वंस अगेन स्टैंड फॉर द मुस्लिम राइट। Reforms should be introduced in the NWFP and Balochistan on the same footing as in other provinces. बिल्कुल जैसे दूसरे सूबों के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, सेम NWFP और बलोचिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस कराई जाए। 11th पॉइंट ये था कि मुस्लिम शेयर बी given an advocate share in all services having due regard to the requirement of efficiency. मुसलमानों को तमाम सर्विसेज के अंदर उनको प्रॉपर राइट्स मिले और वो अपनी एफिशिएंसी के बुनियाद पर जितनी उन्होंने पढ़ा है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उसकी बुनियाद पर उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाए। नंबर 12, the constitution should embody advocate safeguards for the protection of Muslims' culture, education, language, religion, and personal laws, as well as for the Muslim charitable institutions. Number 13, on 130 possession shall be given to Muslims in both central and provisional cabinet, and no change shall be made in the constitution without the consent of the provinces. Once again, उन्होंने इन तीनों पॉइंट्स के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बात की है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अप्रोच किया। वो जो सारे पॉइंट जो नेहरू ने रिजेक्ट कर दिए थे वो सारे यहाँ पे दोबारा से उन्होंने बयान किया और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि एज अ लीडर हाउ ही कैन स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। जिना के 14 पॉइंट्स की अहमियत मैं आपको साथ साथ बता रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल कंक्लूड किए गए हैं उनके पॉइंट कि वो किस तरह से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कोई अपनी आइडेंटिटी पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आने दिया, बड़े बोल्ड स्टेप लिए फ्रीडम की तरफ और बड़ा डायरेक्ट तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया। और यही पॉइंट्स आने वाले वक्तों में मुसलमानों की जो है एक पहचान बन गए और जो है मुसलमान वो आहिस्ता 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 एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ पे वो इंडिपेंडेंस स्टेट की बात करते हुए नजर आते हैं और आखिरकार वो 1947 में पाकिस्तान हासिल करते हैं। सो ये जो 40 पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है इस हवाले से, स्पेशली दो कौमी नज़रिए के हवाले से कि किस तरह से ये दो पॉइंट नेहरू रिपोर्ट और कायदे के 14 पॉइंट्स जो हैं वो एक बड़ी विजन बनते हैं मुसलमानों की, एक नए रास्ते की तरफ लेके जाते हैं। मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की डिमांड करते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।